नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस ट्यूटोरियल वीडियो से अवकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अवकलन जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ ऐसे पद हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताते हैं आपको, जो आपको इससे पहले मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अचर की। ये दोस्तों, अचर राशियां क्या होती हैं और चर राशियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, आप 10वीं तक पढ़ चुके होंगे कि अचर या फिर कांस्टेंट वो राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, वो राशियां अचर राशियां होती हैं। या हम ये कह दें कि ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में अपरिवर्तित रहता है, वो राशियां अचर होती हैं। और ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में बदल जाता है, वो राशियां चर राशियां होती हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए फलन के बारे में। तो फलन क्या है, फलन के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ अवकलन में हमारे ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फलन की। ठीक है दोस्तों, फलन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y = f(x). मतलब ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये f(x) ये y का फलन है। इसमें ये जो y है ये भी चर राशि है और x भी चर राशि है। और y का मान जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x के मान पर। अगर x के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो y का मान भी परिवर्तित होगा। इस तरीके से हम फलन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें दिया गया है, मान लो y ये कोई फलन दिया है, y = x² + 4। ये मान लिए दोस्तों, ये कोई हमें फलन दे रखा है y = x² + 4। तो ये जो y जो फलन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। यदि हम x का मान बदल देते हैं, जैसे x की वैल्यू हम मान लो 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू आती है दोस्तों 4। यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, x के मान पर। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक फलन कह सकते हैं। x का मान यदि हम यहाँ 1 रख देते हैं तो y का मान निकल कर आएगा दोस्तों 5। तो y का मान भी बदल जाता है। तो इस तरीके से ये कोई भी फलन है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर y का फलन है ये, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, y = f(x). दोस्तों, हम अवकलन को मुख्यतः इस तरीके से लिखते हैं, dy/dx से। और इसका मतलब क्या होता है, तो वो मतलब देखिए दोस्तों, dy/dx हम क्यों लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई चर है मान लिया y और एक कोई चर है x, दो चर हैं मान लिया x एंड y। यदि ये जो चर है इस चर के मान में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को हम ऐसे लिख देते हैं दोस्तों भौतिकी में, del(y) से। तो मान लो कोई भी चर है और उसमें परिवर्तन होता है, और वो किसके सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष। मतलब जब हम ये कह दें कि जब हम x में परिवर्तन करते हैं तो y में परिवर्तन होता है, और y में जो परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। ठीक है ना। मतलब ये कोई फलन है
जैसे एफ एक्स दे रखा है, वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स। तो इस फलन में हम ये मान लेते हैं कि y का मान परिवर्तित हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो उस परिवर्तन को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल y अपॉन डेल x। अब यहाँ ये जो डेल y है ये तो है दोस्तों चर y में परिवर्तन, ये तो डेल y शो करता है इसको, और डेल x क्या है, ये चर x में परिवर्तन है। अब ये जो दोनों परिवर्तनों का जो अनुपात है इसी को हम औसत परिवर्तन कह देते हैं, या ये कहते हैं औसत परिवर्तन की दर। ये औसत परिवर्तन की दर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, औसत परिवर्तन की दर को हम ऐसे लिखते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स से। ठीक है, अब यदि यदि हम सीमांत मान निकालें इसका, डेल वाई अपॉन डेल एक्स का सीमांत मान निकालें, तो दोस्तों यहाँ सीमांत मान से मतलब है कि y का मान इस तरीके से, यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो एक बड़ा परिवर्तन है, तो ये पूरे इंटरवल के लिए है। ये जो औसत परिवर्तन की दर है ये पूरे इंटरवल के लिए है। लेकिन यदि हम सीमांत की बात करें, मतलब इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के लिए मान लिया इस पॉइंट के लिए जो डेल एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अभी हम ये मान लें, लिमिट रख दें इसी में औसत परिवर्तन की दर में, कि यदि डेल एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल एक्स का जो अंतराल है वो हम खत्म कर रहे हैं। जैसे डेल वाई का अंतराल है ऐसे ही डेल एक्स और एक अंतराल होगा। यदि हम इस डेल एक्स अंतराल को खत्म करें तो ये एक पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब वो मान एक सीमांत मान होगा। ठीक है ना, और वो ही सीमांत मान आपका dy अपॉन डी एक्स कहलाता है। यदि डेल एक्स सिमट कर कितने पे आ जाए, एक पॉइंट पर आ जाए, तो डेल एक्स टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां जब हम इस औसत परिवर्तन की दर में ये लिमिट लगा देंगे, यदि डेल एक्स टेंस टू 0, तब जो औसत परिवर्तन की दर है तब औसत परिवर्तन की दर ही क्या होती है, बराबर होती है तात्क्षणिक परिवर्तन की दर के। ये एक क्षण पे होता है मान, या एक पॉइंट के लिए होता है। तात्क्षणिक परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ दोस्तों लिमिट लग जाएगी डेल एक्स टेंस टू 0, और औसत परिवर्तन की दर आपकी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये पूरा जो कन्वर्ट जब हम इसको लिखेंगे तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखा जाएगा। मतलब यदि हम कोई y फलन है और उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये उसके तात्क्षणिक परिवर्तन की दर के क्या होगा, बराबर होगा। तो dy अपॉन डी एक्स है, ये एक अवकलन को शो करता है। ये हमें ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ y का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। y का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। और ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये टोटल तात्क्षणिक परिवर्तन की दर कहलाती है। ये एक इंटरवल के लिए नहीं होती है बल्कि एक सीमांत मान के लिए होती है। मतलब ये जो इंटरवल है वो खत्म होकर एक कहाँ आ जाता है, एक पॉइंट पर आ जाता है। अगर हम अंतराल की बात करेंगे तो वहाँ हमें औसत परिवर्तन की दर कैलकुलेट करनी होगी। तो दोस्तों आपको इस अवकलन के बारे में मालूम चल गया होगा। अब आगे हम और बढ़ाते हैं टॉपिक को। दोस्तों dy अपॉन डी एक्स का ज्यामिति में अगर हम अर्थ समझें तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं
डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ ये कोई वक्र है, ठीक है ना, ये कोई वक्र है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस वक्र के लिए औसत परिवर्तन की दर की बात करें तो यहाँ ये मान लेते हैं हम x1 जो बिंदु है उस x1 के मान पर इसका मान फलन का y1 है, और x2 जब इसका मान है तो मान कितना हो जाता है y2 b पॉइंट पर, ठीक है। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। अगर हम ये a और b को मिलाते हैं और एक रेखा खींचें a और b को मिलाते हुए, तो इस रेखा का जो ढाल है, जो थीटा है, जो शो करेगा इस रेखा के ढाल को, मतलब इस जो ये थीटा है इसकी जो स्पर्शज्या है वो इसके ढाल को प्रदर्शित करेगी। तो यदि हम औसत परिवर्तन की दर निकालें यहाँ इससे, तो ये तो हो गया डेल वाई जो वाई के अनुदिश परिवर्तन है, और ये हो गया डेल एक्स जो एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है। तो ये जो है इसकी जो रेखा है इसका जो ढाल है वो ही हमें औसत परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ हम इससे निकाल सकते हैं रेखा का ढाल। रेखा का ढाल लिखते हैं हम, m से लिखा जाता है दोस्तों, और ये लिखते हैं हम tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब रेखा का ढाल, तो रेखा का ढाल लिखा जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये इसके बराबर होगा औसत परिवर्तन की दर के। अगर हम डेल वाई की बात करें तो डेल वाई वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है, जिसको लिख देंगे y2 माइनस y1, और डेल एक्स है एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन, इसको लिख देंगे x2 माइनस x1। इस तरीके से ये जो रेखा है, जो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक तो A पर और एक B पर। इस प्रतिच्छेदी रेखा का जो ढाल है वो ही हमें किसको प्रदर्शित करेगा, औसत परिवर्तन की दर को। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को, जिसको हम लिखते हैं किससे, dy अपॉन dx से। तो दोस्तों जब हम तात्क्षणिक परिवर्तन की दर निकालेंगे ना, तो उस समय क्या होगा, ये जो औसत परिवर्तन हो रहा है x के मान में, इसको हम क्या कर देते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0, मतलब यहाँ सीमांत की बात होती है, ठीक है ना। तात्क्षणिक परिवर्तन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये औसत मान क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा सिमट कर किस पर आ जाएगा, एक बिंदु पर, मतलब डेल एक्स का मान किसकी ओर अग्रसित होगा, 0 की ओर। उस समय ये जो दोनों पॉइंट हैं ए और बी, ये सिमट कर एक ही जगह आ जाएंगे। जब एक्स का मान सिमट के कहाँ आ रहा है, 0 की ओर, तो वाई का मान भी सिमट कर कहाँ आ जाएगा, एक बिंदु पर आ जाएगा। और उस समय इसकी जो उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो ही तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करेगी। तो देखते हैं उसको दोस्तों किस तरीके से होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन की दर की। तो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर कहाँ निकलती है दोस्तों, हमने पहले जो आपने डायग्राम देखा उसमें यदि हम डेल एक्स की वैल्यू को 0 की ओर अग्रसित कर दें, मतलब जो अंतराल था उसको हम खत्म कर दें, तो x का मान एक बिंदु पर आ जाएगा। इस तरीके से अंतराल खत्म होकर एक बिंदु पर आ जाएगा। जब ये बिंदु पर आएगा तो बाइक में जो अंतराल है वो भी कहाँ आ जाएगा, एक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है अपने जो ग्राफ दिया है, जो वक्र दिया है, उस वक्र पर यदि एक स्पर्श रेखा खींचें, उस बिंदु को जो स्पर्श करते हुए जा रही है, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ही हमें तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो ये जो स्पर्श रेखा है इसका जो ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल बराबर होगा, यहाँ लिमिट लग जाएगी दोस्तों, डेल एक्स टेंस टू 0।
और बराबर होगा किसके, औसत परिवर्तन की दर। ठीक है, लिमिट के साथ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, औसत परिवर्तन की दर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिखा जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो स्पर्श रेखा का ढाल है जिसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा, वो बराबर होगा किसके, डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो यदि किसी वक्र में स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसका जो ढाल है वो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम अपकलन के नियमों की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक हमने अपकलन को कैसे लिखा था दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम y का अपकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, हम y का अपकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। अब दोस्तों नियमों की बात करें, यदि हमें मान लो नियतांक का अपकलन करना है तो हम नियतांक को लिख रहे हैं किससे, c से, कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर हम नियतांक का अपकलन करते हैं x के सापेक्ष या और किसी वेरिएबल के सापेक्ष तो उसका अपकलन 0 ही आता है, 0 ही आता है। कोई भी आंकिक मान हो उसका अपकलन भी क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद दूसरे नियम पर चलते हैं दोस्तों। जैसे मान लो हमें कोई फलन दिया है y इज इक्वल टू, और ये दे रखा है k इंटू एफ एक्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ k कोई नियतांक है और ये कोई वेरिएबल है। ठीक है ना, इस तरीके से दिया है। इसका एक और उदाहरण, जैसे y इज इक्वल टू दिया है हमें 4x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 4x। तो ये इसी रूप में दिया गया है। अगर हम इसका अपकलन करते हैं x के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे d अपॉन डी एक्स और k इंटू एफ एक्स, ये मान रख दिया हमने दोस्तों। यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका जब अपकलन करते हैं दोस्तों इस पूरे का फलन का, तो ये नियतांक ऐसे बाहर आ जाता है और अपकलन केवल अंदर जो फलन x है उसका होता है। तो इसका अपकलन हो जाएगा, बाकी का जो कांस्टेंट है वो ऐसे बाहर लिख देंगे गुणा के रूप में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, y इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4x का हमें अपकलन करना है तो कैसे करेंगे, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है दोस्तों, 4x। अब यहाँ ये वेरिएबल से गुणा हो रहा है 4, तो क्या करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अपकलन कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से अपकलन होता है। जो आंकिक मान है वो ऐसे बाहर आ जाता है और बाकी का हम अपकलन कर देते हैं। तीसरा जो नियम है, जैसे मान लो दोस्तों हमें कोई भी y का मान ऐसे दे रखा है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू और हमें इसका अपकलन करना है, y का x के सापेक्ष अपकलन करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अपकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्लू। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये कोई भी चर हो सकते हैं। कैसे करेंगे अपकलन, ये जो अलग अलग जो चर हैं इनका अलग अलग अपकलन हो जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स, पहले तो हो जाएगा u का, जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, फिर होगा b का डी बी अपॉन डी एक्स और साइन फिर एज इट इज आ जाएगा, फिर होगा w का डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से इसका अपकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले u का फिर b का और फिर w का, और साइन जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला नियम है, जैसे मान लो हमें कोई भी फलन दे रखा है दो फलनों के गुणा के रूप में u डॉट b, ये दो फलन है u और b। अब इसका हमें जब अपकलन करना है तो इसका कैसे करेंगे दोस्तों, पहले तो जो पहला फलन है उसको छोड़ देंगे
और दूसरे का अवकलन करेंगे, वही एक्स के सापेक्ष, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर अब पहले तो पहले वाला छोड़ दिया, अब दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन कर देंगे du/dx। इस तरीके से ये अवकलन का गुणन नियम है। इस गुणन नियम में ऐसे करते हैं दोस्तों, ये पहले तो पहला फलन छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन कर देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों दो फलन दे रखे हैं हमें और दोनों भाग में दे रखे हैं, u में b का भाग लग रहा है। इसका जब हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन इस तरीके से होता है दोस्तों। पहले तो हम हर को छोड़ देते हैं, ऐसे b जो हर होता है उसको छोड़ देते हैं और अंश का अवकलन करते हैं, मतलब du/dx। u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर अंश को छोड़ेंगे और किसका अवकलन करेंगे, हर का, dv/dx। हर का कर देंगे अवकलन, फिर अपॉन हर का स्क्वायर, तो हर कितना है, b है, इसलिए उसका b का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये भागफल का नियम हो गया, ये गुणन का नियम हो गया। ये ज़्यादा चलते हैं दोस्तों, गुणन का और भागफल का, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। फिर अब इसके बाद बात करते हैं अगले नियम की। तो हमें कोई एक चर दे रखा है, y दिया है x की पावर n। यहाँ n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना, n क्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है दोस्तों। अगर इसका हम जो अवकलन करते हैं dy/dx, ऐसे पावर दी हुई होती है ऊपर, तो कैसे अवकलन होगा, ये पावर तो ऐसे दोस्तों आगे आ जाती है, n, x की जगह x रहेगा, फिर इसकी पावर एक घटकर लिख दी जाती है, मतलब nxn-1, इस तरीके से उसको लिख दिया जाता है। दोस्तों अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी वक्र होता है, उस वक्र में ये जो चोटी का मान होता है सबसे ऊपर, ये तो मैक्सिमम मान होता है, मतलब अधिकतम, ये इसकी मैक्सिमा होती है, और ये इसकी मिनिमा होती है, मिनिमम मान होता है। तो दोस्तों जब हम ये मैक्सिमा और मिनिमा जब हम कैलकुलेट करते हैं, या अधिकतम मान के लिए और न्यूनतम मान के लिए जब हम मान निकालते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल कितना है, 0 है, x अक्ष के सापेक्ष 0 है। ऐसे ही इस मिनिमम पॉइंट पर भी dy/dx, मतलब जो ढाल है स्पर्श रेखा का, वो कितना है, 0 है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, ऐसे या ऐसे, ऐसे है, ये ऐसे ही ये इस पर है। तो यदि हम बात करें अधिकतम मान के लिए, यदि हम बात करें अधिकतम मान की, तो अधिकतम मान के लिए dy/dx का मान कितना होना चाहिए, 0। साथ ही इसका जो द्वितीय अवकलज है, मतलब जो dy/dx हमने एक बार जो अवकलन किया है, उसका ही अवकलन यदि हम दोबारा कर दें, d/dx, एक बार अवकलन करने के बाद उसका दोबारा अवकलन कर लें, तो ये उसका द्वितीय अवकलज कहलाता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इसका द्वितीय अवकलज हो जाएगा, d²y/dx²। साथ ही जो d²y/dx² का मान, इसमें नेगेटिव आना चाहिए अधिकतम मान के लिए। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जैसे हम ऐसे आगे चलेंगे, जैसे ये एंगल ऐसे आएगा, ऋणात्मक मान शो करेगा, इस तरीके से खुलेगा ये एंगल,
मिनिमम के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। तो द्वितीय अवकलज आप समझ ही गए होंगे। एक बार अवकलन करने के बाद उसका दोबारा अवकलन कर दें तो वो उसका द्वितीय अवकलज होता है। ऐसे ही अगर हम न्यूनतम मान की बात करें, ये तो अधिकतम मान के लिए हो गया, मतलब ये शर्तें होना जरूरी है अधिकतम मान के लिए। और जो न्यूनतम मान है न्यूनतम मान के लिए दोस्तों वही dy/dx तो 0 रहने वाला है, dy/dx तो 0 रहने वाला है। लेकिन जो d²y/dx² है, मतलब इसका द्वितीय अवकलज वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। ये दो शर्तें हैं दोस्तों, मैक्सिमा और मिनिमा की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।